हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गरीब इंद्रेश उत्तमपुर कहकर एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ शकुंतला, बीवी उषा और दो छोटे बच्चे हप्पू और मिंटी के साथ रहा करता था। एक महीने पहले ही इंद्रेश के पिता की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। वो एक बंगले में नौकर था। वहीं उसकी बीवी उषा घर पर फूल हार बनाकर उन्हें मंदिर के बाहर बेचा करती। कभी कभी सास शकुंतला भी उषा की हार बनाने में मदद कर दिया करती। हप्पू और मिंटी दोनों गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते। उनका घर कच्चा था, वो मिट्टी का बना हुआ था और उन्हें गर्मी में उसमें बहुत राहत मिलती है। इंद्रेश जी, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, इसीलिए हमें इस मिट्टी के मकान में ठंडक मिल रही है, लेकिन बारिश शुरू होने से पहले ही हमें पक्की ईंट का मकान बनाना होगा, वरना हमारा ये घर बारिश में बचेगा नहीं। हाँ लल्ला, उषा बहू बिल्कुल सही कह रही है। जी माँ, मैं समझ सकता हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने पैसा जोड़ना शुरू कर दिया है। बारिश शुरू होने से पहले ही हम ईंट का मकान बनवा लेंगे और उसमें एक सुखमय जीवन बिताएंगे। इंद्रेश जिस सेठ के यहाँ काम पर था वो बहुत क्रूर और कंजूस था। धन दौलत तो उसके पास भरपूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक एक पैसे का हिसाब रखता था और दिल खोलकर किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन उसके सेठ लखन उसे उसकी तनख्वाह देते समय, ये ले इंद्रेश, तेरी तनख्वाह, जा ऐश कर। लेकिन जब इंद्रेश उन पैसों को गिनता है तभी वो कम होते हैं। ये क्या साहब, ये पैसे तो कम है। हाँ, तो पिछले महीने तू 2 दिन छुट्टी पर भी था ना, और 1 दिन हाफ डे किया था तूने। साहब, तभी मेरे पिता का देहांत हुआ था। आप उस समय का भी हिसाब काटोगे? इतने निर्दयी मत बनिए साहब, मैं एक गरीब हूं, मेरे लिए एक एक रुपया बहुत मायने रखता है। ज्यादा बकर बकर मत कर। तेरे पिता का देहांत हुआ तो उसमें मैं क्या करूं? जिस दिन तूने छुट्टी ली उस दिन के हिसाब मैं तो काटूंगा ही ना। तभी उतने में वहां पर लखन का बूढ़ा पिता गिरधर वहां आ जाता है। क्यों बहस कर रहे हो लखन? इंद्रेश के पिता का देहांत हो गया था, कह रहा है ना वो। और देखा जाए तो ऐसे बहुत बार हुआ है जब इंद्रेश ने हमारे यहाँ ओवर टाइम काम किया है, लेकिन उसने उन पैसों का कभी मांग नहीं की। पापा, आप अपने भजन कीर्तन में व्यस्त रहो, ये सारा कामकाज मैं संभाल सकता हूँ। जाओ अभी। लखन इंद्रेश को कम पैसे ही देता है। बेचारा इंद्रेश अब बहुत चिंतित हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे जैसे तैसे वो खर्च चला लेते हैं। इंद्रेश हर महीने में आधे पैसे ईंट का पक्का घर बनाने के लिए साइड में निकाल कर रखता है। एक दिन जब उषा मंदिर के बाहर हार बेच रही होती है, तभी वहां पर गिरधर आता है और वो उससे हार खरीदकर उसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता है। काका, मुझे सिर्फ हार के ही पैसे दो, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए। ये लीजिए, वापस रख लीजिए इन्हें अपने पास। उषा बिटिया, मैं जानता हूँ इंद्रेश और तुम दोनों मिलकर कितनी मेहनत और मशक्कत करते हो अपने परिवार को संभालने के लिए। ये पैसे रख लो बिटिया, अगर तुम मुझे अपना पिता मानती हो तो। ठीक है काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। जुग जुग जियो बिटिया, अपना और बच्चों का ख्याल रखना। जी काका। गिरधर बहुत ही नेक और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। दिन बीतते गए, इंद्रेश अपने ईंट के मकान के सपने को पूरा करने के लिए पैसे इकट्ठा करता गया। लेकिन एक दिन अचानक से बिन मौसम तूफान आ जाता है, जिसमें इंद्रेश का मिट्टी का कच्चा घर टूटकर बिखर जाता है। उसका सारा सामान उस तूफान में तबाह हो जाता है। उसने जो पैसे जोड़े थे वो भी खराब होकर उस बारिश में कहीं बह जाते हैं। इंद्रेश और उसके परिवार पर दुखों की बिजली गरज पड़ती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरा सामान, मेरे पैसे, सब कुछ बर्बाद हो गया। लल्ला, अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इस जगह से चले जाएं और किसी सुरक्षित जगह पर रुकें, वरना ये तूफान हमें भी ले डूबेगा। इंद्रेश और उसका परिवार उस तूफान से संघर्ष करते हुए एक सुरक्षित जगह पर रुक जाते हैं। वो लोग अगले दिन एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। जी, अब जो हो गया सो हो गया। हम कल रात के समय में वापस जाकर सब कुछ फिर से ठीक नहीं कर सकते। हाँ उषा,
कल रात के बिन मौसम बारिश के कारण हमारा मिट्टी घर बर्बाद तो हो गया, लेकिन मैं अब भी हिम्मत नहीं हारूंगा। अभी भी बारिश के महीने की शुरुआत में 2 हफ्ते बाकी हैं। इन 2 हफ्तों में मैं कोई ना कोई इंतजाम तो जरूर करके रहूंगा। मैं तो कहती हूँ तू अपने सेठ से कुछ पैसे मांग कर देख। हाँ माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। इंद्रेश काम पर आकर लखन को सारी बात बताता है और उससे पैसे मांगता है, लेकिन तभी लखन उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। तुझे शर्म नहीं आती? जब देखो तब तेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। चल अभी के अभी निकल जा यहां से, और आज के बाद काम पर मत आना। तो जैसे लालची और लोभी नौकर को मैं अपने घर पर नहीं रख सकता। क्या पता तू चोरी भी कर ले कल को। साहब, साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो बस आपसे एडवांस में पैसे मांग रहा हूं और कुछ नहीं। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे मुझे यूं काम से मत निकालिए। मेरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, बीवी है, मैं उनको कैसे संभालूंगा? मालिक, थोड़ा तो रहम कीजिए ना साहब, मेरे ऊपर रहम करिए, गरीब पर रहम करिए साहब। अबे बंद कर तेरी ये फालतू की बकवास, चल दफा हो जाए यहाँ से। लखन इंद्रेश को घर से बाहर निकाल देता है। ये सब गिरधर देख लेता है और रात में गिरधर इंद्रेश की झोपड़ी पर आता है। बड़े बड़े साहब, आप मेरी झोपड़ी में कैसे? उषा बहू, उनके लिए वो बांस की कुर्सी तो ला। नहीं नहीं शकुंतला बहन, मैं ठीक हूं ऐसे ही। ये लो इंद्रेश बेटा, ये पैसे देने आया था मैं तुम्हारे पास। ये पैसे, ये किसके पैसे हैं? और आप मुझे क्यों दे रहे हो बड़े साहब? इंद्रेश बेटा, ये पैसे मेरे हैं, लखन के नहीं। इन पैसों से तू अपने लिए एक पक्का घर बनवा ले। मैं तुझसे लखन की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। पता नहीं कैसे मेरी ही औलाद होकर भी इतना क्रूर और निर्दयी बन गया है वो। लेकिन बड़े साहब, मैं इन पैसों को नहीं स्वीकार कर सकता। आप इन्हें अपने पास ही रखिए। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, वही मेरे लिए बहुत बड़ा है साहब। इंद्रेश, तुझे ये पैसे रखने ही होंगे। तेरे पास जब भी पैसे इकट्ठा हो जाएंगे तभी तू मुझे ये लौटा देना बेटा। लेकिन बड़े साहब, मैंने कहा ना एक बार। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े साहब। इंद्रेश गिरधर के दिए हुए पैसों को स्वीकारता है और उनसे वो अपने हाथों से एक सुंदर सा ईंट का पक्का घर बनाता है। वो घर वाकई में काफी खूबसूरत होता है। उसे इंद्रेश और उषा ने मिलकर सजाया होता है। लोग उसकी तस्वीरें खींचते और देखने वाले तो देखते ही रह जाते हैं। उसके घर की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं, जिसके बाद इंद्रेश को पक्के घर बनाने के कई सारे ऑर्डर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं और वो खूब पैसे कमाने लगता है। कुछ महीनों बाद ढेर सारे पैसे कमाकर वो गिरधर को पैसे लौटाने के लिए लखन की गैर मौजूदगी में बंगले पर जाता है। तभी उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्या कहा? बड़े साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ भाई, उनका 16 दिन पहले ही देहांत हो गया। लखन साहब अभी दफ्तर पर गए हैं। गिरधर के देहांत के बात सुनकर इंद्रेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो उस दिन खूब रोता है, फूट फूट कर रोता है। इंद्रेश गिरधर की याद में उन पैसों से एक अनाथ आश्रम खोलता है, जिसमें गरीब मुफ्त में पढ़ लिख सकते हैं और खा भी सकते हैं। वो अपने जीवन में खूब आगे जाता है और कुछ सालों बाद वो खुद एक बड़े बंगले का मालिक बन जाता है। ड्राइवर, 1 मिनट जरा गाड़ी रोको तो। ये इतनी भीड़ क्यों जमी हुई है यहाँ पर? माया गाड़ी से उतरकर कुछ कदम आगे जाती है और देखती है कि एक बंजारन आग और रस्सी पर चलने का करतब कर रही है। सभी उस खेल को देखकर उसका आनंद उठाते हैं। खेल के बाद माया उस बंजारन का पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और खिड़की से झांककर उसे देखने लग जाती है। जे देखो माई बापू, थारी चमेली जीवन माँ कितने आगे बढ़ रही से। आज के खेल में मैंने 600 रुपए कमाए। घनी याद आ रही से थारे दोनों की, लेकिन क्या करूं,
जो दुनिया में अकेला ही जिन्हों पड़ो है। चमेली एक गरीब बंजारन थी जिसके माता पिता की मौत हो चुकी थी और वो अकेली ही अपना पेट भरने के लिए सड़कों पर करतब किया करती। माया ये सब देखती और सुनती है, जिसके बाद उसे एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस गरीब बंजारन को अपने देवर के साथ चिपका दूं। प्रतीक मेरी बात कभी नहीं टालता और मैं जिस पसंद की लड़की लाऊंगी वो उसी से शादी करेगा। अगर मेरी देवरानी इतनी गरीब और अनपढ़ होगी तो मैं अपनी सास को मुट्ठी में रखकर प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर सकती हूँ। माया चमेली से मिलती है और उसे मनाकर अपने घर ले आती है। माया अपने देवर प्रतीक को भी चमेली से शादी करने के लिए मना लेती है। सुंदर चमेली को देख किसी को भी उसके और प्रतीक के रिश्ते के लिए कोई भी एतराज नहीं होता। चमेली की प्रतीक से शादी हो जाती है। ससुराल में अब सास जानकी, ससुर देवेंद्र, जेठ विराट, जेठानी माया और पति प्रतीक होते हैं। चमेली अपनी पहली रसोई में स्पेशल बंजारन स्टाइल का खाना बनाकर ही सबका दिल जीत लेती है। अरे वाह चमेली, तुम्हारे हाथों का बना ये खाना तो बहुत ही मजेदार है। सच में मैंने पहली बार ऐसा खाना खाया है और ये मुझे बहुत पसंद आया है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू विराट भाई साहब। जे खाना हमारे यहाँ का स्पेशल बंजारन खाना है ना चटकदार। अरे वाकई में। अच्छा जानकी, जाओ अलमारी में से वो सोने के खानदानी कंगन ले आओ और चमेली को शगुन के तौर पर दे दो। छोटे संदूक में रखे हैं। जानकी उस छोटे संदूक को लाती है और चमेली के दोनों हाथों में वो सोने के खानदानी कंगन पहनाती है। चमेली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जानकी और देवेंद्र के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। धन्यवाद माँ जी, पापा जी, थारे दोनों ने तो मारे माई बापू की कमी को पूरा कर दिया। आज मारे माई बापू अपनी छोरी को देख घणे खुश होंगे। चमेली, तुम बहुत अच्छी हो और अब तुम इस घर की बहू हो। तुम्हें यूं आंसुओं को बहाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं करना। खुश रहो, हम है ना। सभी चमेली के प्रति प्यार दिखाते हैं। ये सब देख माया का खून जलने लगता है और वो अपने आप से मन में कहती है, हे भगवान, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैंने इस गरीब बंजारन को इसलिए लाई थी ताकि ये मुझसे पीछे रहे और माँ जी का दिल हमेशा मैं ही जीतूं। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो ये बंजारन आते ही सबको अपना जबरा फैन बना रही है। नहीं, आग पूरी तरह फैले उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ। चमेली धीरे धीरे सभी के दिलों को अपनी सादगी और सरलता से जीतने लगती है और ये सब माया के लिए खतरा बन जाता है। जिस माया ने चमेली को घर में लाया था, अब वही उससे बाहर निकालने की योजना बनाने लगती है। माया जानबूझकर जानकी के सारे गहने चुराकर चमेली की अलमारी में रख देती है ताकि चोरी का इल्जाम चमेली पर आए और वो घर से बाहर फेंक दी जाए। पता नहीं मेरे सारे गहने कहाँ चले गए। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है देवेंद्र जी। जानकी शांत रहो, घर में ही रखी होंगी। तुम भूल गई होगी कहीं पर रखकर। घबराओ मत, मिल जाएंगे। विराट, प्रतीक, चलो सब मिलकर पूरे घर में जानकी के गहनों की तलाशी करते हैं। जी पापा, जी पापा। जब पूरे घर की तलाशी ली जाती है तभी गहने चमेली की अलमारी में ही मिलते हैं और जानकी उसे बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे बेशरम चोरनी, माया तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस गरीब बंजारन को हमारे घर में लाकर। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये मिट्टी के लोग मिट्टी के ही होते हैं। संगमरमर देखकर इनके हाथ खुजाने लगते हैं। चोर कहीं की, चल निकल मेरे घर से। लेकिन माँ जी, हमारी बात तो सुनो। माँ जी, मैंने ना चुराए से थारे गहने, हमारा भरोसा करो माँ जी। जानकी चमेली को बुरी तरह धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है और ये सब देख माया बहुत खुश हो जाती है। अच्छा हुआ बला टल गई, वरना अगर मैं उस बंजारन को और थोड़े दिन यहाँ रखती ना तो वो सबको अपनी तरफ खींच लेती और फिर मेरा कुछ नहीं रहता इस घर में। गरीब बंजारन माया अपने सामान को लेकर इधर से उधर दर दर भटकने लगती है। वो जब अपने घर के पास जाती है तभी देखती है कि उसके घर को तोड़ दिया गया है और वहाँ पर एक नई इमारत के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। इब मैं क्या करूँ, हमारे पास तो कोई रहने को ठिकानो ना रह गया है। चमेली बहुत घूमती है और उस रात वो फुटपाथ पर ही अलाव जलाकर सोती है। अगली सुबह जब वो उठती है तभी वो देखती है कि उसके सामान को कचरे में फेंक दिया गया है।
अरे नहीं, जे किसने किया? अरे मारा मारा सामान, ये भी मैं क्या करूँगी? अरे नहीं। चमेली सर पकड़कर रोने लगती है। वो अब फिर से अपने कर्तव्य करके पैसे कमाने लगती है। वो एक झोपड़ी में रहने लगती है और चूल्हे पर खाना पकाकर खाती है। माँ जी को मारे हाथ का बंजारन खाना कितना पसंद आया था। मैं तो बेगुनाह थी, फिर भी सबने मारे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और मारे को घर से बेघर कर दिया। मारे को सबकी घनी याद आवे है, खास करके प्रतीक जी की। पता नहीं उन्हें हमारी याद आ रही होगी कि ना ही आवेगी। वाह थोड़ी मारे से प्रेम करे है, जे प्रेम तो सिर्फ मारा है, मारी तरफ से है। हे ऊपर वाले, मारी खुशी आई क्यों छीन लेवे है तू? मारे को खुश देखा ना जाता के थारे से? जे यूं तिल तिल करके जीना भी कोई जीना से के। अगले दिन जब प्रतीक माया के कमरे से गुजर रहा होता है, तभी वो माया को अपनी सहेली से बात करते हुए सुनता है और वो कुछ ऐसा सुन लेता है जिससे माया की सच्चाई प्रतीक के सामने आ जाती है। यार श्रेया, तुझे क्या ही बताऊं, पहले उसे मैंने ही इस घर में लाया और बड़ी मुश्किल से वो माँ जी के गहने उसकी अलमारी में रखे, और उस सारे ड्रामा के बाद मेरे कारण ही वो 2 कौड़ी की बंजारन यहाँ से निकल गई। वरना अगर वो और थोड़े दिन यहाँ रुकती ना तो सबको अपनी ओर करके मेरा जीना दुश्वार कर देती। मैंने तो सोचा था कि मैं अपने देवर को कोई भी अनपढ़ लड़की चिपका देती हूँ ताकि प्रॉपर्टी वगैरह और बाकी का मामला सारा सेट हो। जैसे ही माया पीछे मुड़ती है, उसकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि वहां पर प्रतीक खड़ा होता है जो गुस्सैल आंखों से माया को देख रहा होता है और उसने सारी बातें उसके फोन में रिकॉर्ड कर ली होती हैं। वो प्रतीक, वो मैं तो अब आप कोई ड्रामा नहीं कर सकती हो भाभी, क्योंकि अब आपके चेहरे से नकाब उतर चुका है। आपका सच मेरे सामने आ चुका है। प्रतीक सभी घर वालों को माया की रिकॉर्डिंग सुनाता है और सभी माया को खूब सुनाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई उस बेचारी के साथ इतनी घिनौनी हरकत करते हुए? अरे जरा तो लिहाज कर लिया होता रिश्तों का, मर्यादा का। हाँ, अब मुझे माफ़ कर दो आप सब। मैं अपनी गलती को स्वीकारती हूँ और मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती को सुधारने का एक आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज़। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ। माया सभी से एक आखिरी मौके की विनती करती है जिसे सभी स्वीकारते हैं और माया चमेली को दिन भर ढूंढकर एक सड़क पर करतब करते देखती है और फिर उससे माफ़ी मांगती है और उसे पूरे सम्मान के साथ घर वापस लाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से साथ रहता है। गरीब बंजारन के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। ड्राइवर, 1 मिनट जरा गाड़ी रोको तो, ये इतनी भीड़ क्यों जमी हुई है यहाँ पर? माया गाड़ी से उतरकर कुछ कदम आगे जाती है और देखती है कि एक बंजारन आग और रस्सी पर चलने का करतब कर रही है। सभी उस खेल को देखकर उसका आनंद उठाते हैं। खेल के बाद माया उस बंजारन का पीछा करते करते उसके घर के बाहर पहुंच जाती है और खिड़की से झांककर उसे देखने लग जाती है। जय देखो माई बापू, थारी चमेली जीवन माँ कितने आगे बढ़ रही से। आज के खेल में मैंने 600 रुपए कमाए। घनी याद आ रही से थारे दोनों की, लेकिन का करूं, जे दुनिया में अकेला ही जीनो पड़ो है। चमेली एक गरीब बंजारन थी जिसके माता पिता की मौत हो चुकी थी और वो अकेली ही अपना पेट भरने के लिए सड़कों पर करतब किया करती। माया ये सब देखती और सुनती है, जिसके बाद उसे एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस गरीब बंजारन को अपने देवर के साथ चिपका दूं। प्रतीक मेरी बात कभी नहीं टालता और मैं जिस पसंद की लड़की लाऊंगी वो उसी से शादी करेगा। अगर मेरी देवरानी इतनी गरीब और अनपढ़ होगी तो मैं अपनी सास को मुट्ठी में रखकर प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर सकती हूँ। माया चमेली से मिलती है और उसे मनाकर अपने घर ले आती है। माया अपने देवर प्रतीक को भी चमेली से शादी करने के लिए मना लेती है। सुंदर चमेली को देख किसी को भी उसके और प्रतीक के रिश्ते के लिए कोई भी ऐतराज नहीं होता। चमेली की प्रतीक से शादी हो जाती है। ससुराल में अब सास जानकी, ससुर देवेंद्र, जेठ विराट, जेठानी माया और पति प्रतीक होते हैं। चमेली अपनी पहली रसोई में स्पेशल बंजारन स्टाइल का खाना बनाकर ही सबका दिल जीत लेती है।
अरे वाह चमेली, तुम्हारे हाथों का बना ये खाना तो बहुत ही मजेदार है। सच में मैंने पहली बार ऐसा खाना खाया है और ये मुझे बहुत पसंद आया है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू विराट भाई साहब। जे खाना हमारे यहाँ का स्पेशल बंजारन खाना है ना चटाकेदार। अरे वाकई में। अच्छा जानकी, जाओ अलमारी में से वो सोने के खानदानी कंगन ले आओ और चमेली को शगुन के तौर पर दे दो। छोटे संदूक में रखे हैं। जानकी उस छोटे संदूक को लाती है और चमेली के दोनों हाथों में वो सोने के खानदानी कंगन पहनाती है। चमेली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जानकी और देवेंद्र के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। धन्यवाद माँ जी, पापा जी, थारे दोनों ने तो मारे माई बापू की कमी को पूरा कर दिया। आज मारे माई बापू अपनी छोरी को देख घणे खुश होंगे। चमेली, तुम बहुत अच्छी हो और अब तुम इस घर की बहू हो। तुम्हें यूं आंसुओं को बहाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं करना। खुश रहो, हम है ना। सभी चमेली के प्रति प्यार दिखाते हैं। ये सब देख माया का खून जलने लगता है और वो अपने आप से मन में कहती है, हे भगवान, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। मैंने इस गरीब बंजारन को इसलिए लाई थी ताकि ये मुझसे पीछे रहे और माँ जी का दिल हमेशा मैं ही जीतूं। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो ये बंजारन आते ही सबको अपना जबरा फैन बना रही है। नहीं नहीं, आग पूरी तरह फैले उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ। चमेली धीरे धीरे सभी के दिलों को अपनी सादगी और सरलता से जीतने लगती है और ये सब माया के लिए खतरा बन जाता है। जिस माया ने चमेली को घर में लाया था, अब वही उससे बाहर निकालने की योजना बनाने लगती है। माया जानबूझकर जानकी के सारे गहने चुराकर चमेली की अलमारी में रख देती है ताकि चोरी का इल्जाम चमेली पर आए और वो घर से बाहर फेंक दी जाए। पता नहीं मेरे सारे गहने कहाँ चले गए। मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है देवेंद्र जी। जानकी शांत रहो, घर में ही रखी होंगी। तुम भूल गई होगी कहीं पर रखकर। घबराओ मत, मिल जाएंगे। विराट, प्रतीक, चलो सब मिलकर पूरे घर में जानकी के गहनों की तलाशी करते हैं। जी पापा, जी पापा। जब पूरे घर की तलाशी ली जाती है तभी गहने चमेली की अलमारी में ही मिलते हैं और जानकी उसे बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे बेशरम चोरनी, माया तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस गरीब बंजारन को हमारे घर में लाकर। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये मिट्टी के लोग मिट्टी के ही होते हैं। संगमरमर देखकर इनके हाथ खुजाने लगते हैं। चोर कहीं की, चल निकल मेरे घर से। लेकिन माँ जी, मारी बात तो सुनो। माँ जी, मैंने ना चुराए से थारे गहने, मारा भरोसा करो माँ जी। जानकी चमेली को बुरी तरह धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है और ये सब देख माया बहुत खुश हो जाती है। अच्छा हुआ बला टल गई, वरना अगर मैं उस बंजारन को और थोड़े दिन यहाँ रखती ना तो वो सबको अपनी तरफ खींच लेती और फिर मेरा कुछ नहीं रहता इस घर में। गरीब बंजारन माया अपने सामान को लेकर इधर से उधर दर दर भटकने लगती है। वो जब अपने घर के पास जाती है तभी देखती है कि उसके घर को तोड़ दिया गया है और वहां पर एक नई इमारत के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। इब मैं क्या करूं, मारे पास तो कोई रहने को ठिकानो ना रह गया है। चमेली बहुत घूमती है और उस रात वो फुटपाथ पर ही अलाव जलाकर सोती है। अगली सुबह जब वो उठती है तभी वो देखती है कि उसके सामान को कचरे में फेंक दिया गया है। अरे नहीं, जे किसने किया? अरे मारा सामान, अब मैं क्या करूंगी? अरे नहीं। चमेली सर पकड़कर रोने लगती है। वो अब फिर से अपने कर्तव्य करके पैसे कमाने लगती है। वो एक झोपड़ी में माँ जी को मारे हाथ का बंजारन खाना कितना पसंद आया था। मैं तो बेगुनाह थी, फिर भी सबने मारे पर चोरी का इल्जाम लगाया और मारे को घर से बेघर कर दिया। मारे को सबकी घनी याद आवे है, खास करके प्रतीक जी की। पता नहीं उन्हें हमारी याद आ रही होगी कि ना ही आवेगी। वाह थोड़ी मारे से प्रेम करे है, जे प्रेम तो सिर्फ मारा है, मारी तरफ से है। हे ऊपर वाले, मारी खुशी आई क्यों छीन लेवे है तू? मारे को खुश देखा ना जाता के थारे से? जे यू तिल तिल करके जीना भी कोई जीना से क्या? अगले दिन जब प्रतीक माया के कमरे से गुजर रहा होता है तभी वो माया को अपनी सहेली से बात करते हुए सुनता है।
और वो कुछ ऐसा सुन लेता है जिससे माया की सच्चाई प्रतीक के सामने आ जाती है। यार श्रेया, तुझे क्या ही बताऊं, पहले उसे मैंने ही इस घर में लाया और बड़ी मुश्किल से वो माँ जी के गहने उसकी अलमारी में रखे, और उस सारे ड्रामा के बाद मेरे कारण ही वो 2 कौड़ी की बंजारन यहाँ से निकल गई। वरना अगर वो और थोड़े दिन यहाँ रुकती ना तो सबको अपनी ओर करके मेरा जीना दुश्वार कर देती। मैंने तो सोचा था कि मैं अपने देवर को कोई भी अनपढ़ लड़की चिपका देती हूँ ताकि प्रॉपर्टी वगैरह और बाकी का मामला सारा सेट हो। जैसे ही माया पीछे मुड़ती है उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वहां पर प्रतीक खड़ा होता है जो गुस्सैल आंखों से माया को देख रहा होता है और उसने सारी बातें उसके फोन में रिकॉर्ड कर ली होती हैं। प्रतीक, वो मैं तो अब आप कोई ड्रामा नहीं कर सकती हो भाभी, क्योंकि अब आपके चेहरे से नकाब उतर चुका है। आपका सच मेरे सामने आ चुका है। प्रतीक सभी घर वालों को माया की रिकॉर्डिंग सुनाता है और सभी माया को खूब सुनाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई उस बेचारी के साथ इतनी घिनौनी हरकत करते हुए? अरे जरा तो लिहाज कर लिया होता रिश्तों का, मर्यादा का। हाँ, अब मुझे माफ कर दो आप सब, मैं अपनी गलती को स्वीकारती हूँ और मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती को सुधारने का एक आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ। माया सभी से एक आखिरी मौके की विनती करती है जिसे सभी स्वीकारते हैं, और माया चमेली को दिन भर ढूंढकर एक सड़क पर करतब करते देखती है और फिर उससे माफी मांगती है और उसे पूरे सम्मान के साथ घर वापस लाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से साथ रहता है। गरीब बंजारन के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। उत्तमपुर कहकर एक गांव में शिवान्या कहकर एक गरीब लड़की रहा करती थी। उसकी शादी मोहन से होती है और वो अपनी सास नीलांबरी के साथ रहा करती थी। शिवान्या शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होती है और वो गांव में एक छोटा सा ढाबा भी चलाती है। उस ढाबे पर वो स्वादिष्ट और लजीज पकवान बनाकर बेचा करती। अरे वाह जी वाह शिवान्या जी, वही आपके ढाबे की शान है ये खीर जो आप हर सोमवार को गांव वासियों को मुफ्त में प्रसाद के तौर पर देती हो। वाह! अरे भैया सच में आप कमाल हो शिवान्या जी, मैं तो आपके ढाबे का खाना भी बहुत पसंद करता हूँ। यूं ही तरक्की करती जाओ भाई। सच में आप कमाल हो शिवान्या जी, मैं तो आपके ढाबे का खाना भी बहुत पसंद करती हूँ। यूं ही तरक्की करती जाओ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। मैं ये खीर शिव जी के प्रसाद के तौर पर आप सभी को बांटती हूँ, क्योंकि वो तो महाकाल हैं, धरती के निर्माता हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। शिवान्या हर सोमवार को सभी गांव वासियों को खीर प्रसाद देती और तो और वो रोजाना शिव जी की शिवलिंग पर दूध और जल अभिषेक करती और बेलपत्र भी अर्पित करती। महुरिया, तू हर सोमवार को गांव में मुफ्त की खीर बांटती है। अरे वो खीर के अगर 5-5 रुपया में भी बेच देगी तो अभी कितना कमाई कर लेगी तू? तनिक सोचा है कब्बो? एक का फर्क पड़ी है, ये तो भोले बाबा की भक्ति में समर्पित हो चुकी है। शिवान्या को नीलांबरी की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उसे गुस्से से जवाब देती है। अम्मा जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? शिव जी के प्रसाद को मैं पैसों के लिए बेचूं? इतनी घटिया और घिनौनी सोच है आपकी, ये मुझे आज पता चला। महुरिया, तू हमार बात को गलत समझ रही है, हमार ऊ मतलब नहीं। माँ, आपका जो भी मतलब हो, लेकिन ये विचार बहुत गलत है। अपनी सोच को बदलिए। उसी गांव में महेंद्र नामक एक बहुत ही लालची आदमी रहा करता। वो गरीबों का पैसा लूटकर अपनी जेब भरता। एक दिन उसे गांव के एक तांत्रिक के बारे में पता चलता है। अरे भाई महेंद्र भाया, तुझे पता है गांव में एक तांत्रिक है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। तेरी ख्वाहिश चाहे कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो, वो हर ख्वाहिश को मुमकिन कर देगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। किधर है वो तांत्रिक बाबा? जल्दी से उसका पता दे दे मुझे। अरे भाई गांव की पुरानी हवेली के पीछे के जंगल में रहता है वो तांत्रिक बाबा। उससे सूर्यास्त के बाद ही मिलने जाना, वो तुझे घने अंधेरे में ही मिलेगा। घना अंधेरा? अरे भाया, ये तू क्या बोल रहा है? घने अंधेरे में
भूत पिशाच ने अगर मुझे पकड़ लिया उस खूंखार जंगल में तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे महेंद्र भाया, तू क्यों इतना लोड ले रहा है भाई? निश्चिंत होकर जा मेरे भाई। महेंद्र हिम्मत जुटाकर उस अंधेरे जंगल में जाता है। उसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन होती है। कदम कदम पर चमगादड़ उड़ रहे होते हैं और साथ ही खौफनाक सन्नाटे में जंगली जानवरों की भी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। हाल तो जलाल तू, आई बला को टाल तू, आई हाल तो जलाल तू, आई बला को टाल तू। कुछ देर और आगे जाकर महेंद्र को तांत्रिक बाबा मिल जाते हैं और वो तांत्रिक बाबा को कहता है, बाबा मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बना दो। मैं आपसे विनती करता हूं, एक आप ही हो जो मेरे इस बचपन के सपने को हकीकत में बदल सकते हो। चिंता मत करो बेटा, तांत्रिक बाबा सबकी मदद करता है, तुम्हारी भी करेगा, लेकिन तुम्हें करोड़पति बनने के लिए कुछ बलिदान देने होंगे। कैसे बलिदान बाबा? आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आप बस बोलकर तो देखिए। अगर तुम्हें सच में करोड़पति बनना है तो तुम्हें इस पूरे गांव को मौत के घाट उतारना होगा और सभी को मारकर उनकी बलि चढ़ानी होगी। तभी जाकर तुम्हें वो जादुई बीज मिलेगा जिसे बोकर जादू पैसों का पेड़ उगेगा और तुम करोड़पति बन जाओगे। ये सुनकर महेंद्र के मन में और भी लालच जाग जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है। पूरे गांव को मैं कैसे मार दूं? ये तो मुश्किल काम है बाबा। वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हें पूरे गांव की बलि चढ़ानी होगी और वो भी आने वाले 24 घंटों में। ठीक है बाबा, मैं पूरे गांव की बलि चढ़ाकर रहूंगा। हाँ, आप टेंशन फ्री रहिए। जल्दबाजी में महेंद्र तांत्रिक बाबा को हाँ तो कह देता है, लेकिन वो रात भर यही सोचता है कि कैसे वो एक ही बार में पूरे गांव को खत्म कर सके। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक सुझाव आता है। आइडिया! कल सोमवार है और हर सोमवार की सुबह शिवन्या ढाबे वाली पूरे गांव को खीर का प्रसाद मुफ्त में बांटती है। इसी बात का फायदा उठाकर मैं कल सुबह उस खीर के प्रसाद में चुपके से जहर मिला दूंगा, जिसके बाद उस जहर के कहर से थोड़ी ही देर में सभी गांववासी मर जाएंगे और फिर मैं उन सभी की बलि चढ़ा पाऊंगा। अगली सुबह शिवान्या सुबह जल्दी उठकर बड़े बर्तन में पूरे गांव के लिए खीर बनाती है और सबसे पहले वो शिव जी को खीर भोग लगाती है। हे त्रिनेत्रधारी, आपकी जय जयकार। हमेशा की तरह हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी मनपसंद खीर शिव जी आज का दिन सभी के लिए सुंदर और मंगलमय हो, यही प्रार्थना है मेरी। शिवान्या शिव जी को भोग लगा रही होती है कि तभी क्रूर महेंद्र आकर गांव वालों में बंटने वाली खीर में जहर मिला देता है और तुरंत वहां से रफूचक्कर हो जाता है। बाद में शिवान्या सभी गांव वालों को खीर प्रसाद बांटती है और सभी खुशी खुशी शिव शंभू का नाम लेकर उस खीर को खा लेते हैं। वही पेड़ के पीछे छुपा हुआ महेंद्र ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अब देखना कैसे 5 मिनट के अंदर सभी एक के बाद एक मर के गिर पड़ेंगे और मेरी जीत होगी। मारो मारो, जल्दी मारो, जल्दी मारो। इन सब के बीच शिवान्या महेंद्र को पेड़ के पीछे छुपकर सबको देखकर हंसते हुए देखती है। वो उसके लिए भी एक कटोरी खीर लाकर उसके पीछे जाती है। तभी वो उसकी सारी बातें सुन लेती है। बेचारे गांव वाले, इन्हें तो पता ही नहीं कि ये जो खीर खा रहे हैं उसमें मैंने जहर मिलाया है। ये बात सुनकर शिवान्या के हाथ की कटोरी नीचे गिर जाती है और उस आवाज से महेंद्र पीछे मुड़कर देखता है। शिवान्या महेंद्र को गुस्से से एक थप्पड़ मारती है। मूर्ख आदमी, अरे लालच के प्रकोप में आकर तू तो हैवान बन गया। इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दे दिया तूने, तेरी खैर नहीं आज। शिवान्या पेड़ के पास लगे हुए त्रिशूल को लेती है और उस त्रिशूल से महेंद्र पर हमला करने जाती है। आज तो तेरा अंत तय है, अभी पुलिस आती होगी। बोल, कानून की सजा काट कर मरना है या मेरे हाथों ही मरना है?
महेंद्र डर के मारे कांपने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और महेंद्र को गिरफ्तार करती है। इन सब के बाद जब शिवान्या शिव जी के मंदिर में जाती है तभी वहां पर असलियत में शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी आप? जय भोलेनाथ। शिव जी गांव वालों को कुछ नहीं होगा ना? उस दुष्ट आदमी ने खीर में जहर मिला दिया था अपने घिनौने मंसूबों को पूरा करने के लिए। नहीं शिवन्या पुत्री, गांव वालों की जान बिल्कुल सुरक्षित है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। आखिरकार वो खीर मेरी परम भक्त ने जो बनाई थी। शिवन्या, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें उपहार के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। शिव जी शिवान्या को ढेर सारा धन देते हैं। ये सब क्या है शिव जी? मुझे धन दौलत का कोई मोह या लालच नहीं है। मैं तो बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ और दूसरों की भलाई। इसे मेरा आशीर्वाद ही समझो और इसके जरिए दूसरों की मदद और भलाई करो। आयुष्मान भव। इतना कहते ही शिव जी अदृश्य हो जाते हैं और शिवान्या उस धन को गरीबों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करती है और सदैव शिव जी की पूजा आराधना करती रहती है और हर सोमवार को शिव जी का प्रसाद खीर बांटना जारी रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। 14 साल का चीरू अपने माता पिता रमेश और वंदना के साथ रहता है। उसके माता पिता मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालते हैं। रमेश एक मजदूर होकर भी कड़ी मेहनत से पैसे कमाकर अपने बेटे को गांव की सबसे बड़ी स्कूल में भेजता है। चीरू पढ़ाई में बहुत माहिर होता है और साथ ही गणेश जी का सच्चा भक्त भी होता है। गणपति बप्पा मोरया। आज मेरी परीक्षा है गणेश जी, बस आप मेरे साथ रहिए और सब कुछ संभाल लीजिए। धन्यवाद। चीरू, ये लो तुम्हारा पेपर। अच्छा बच्चों, सभी के पास 3 घंटे हैं। इन 3 घंटों में अपना पेपर खत्म करना है, ठीक है? ओके टीचर। चीरू बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा लिखता है और इस बार भी वही क्लास में पहला नंबर लाता है, जिससे उस क्लास में आने वाले सबसे अमीर लड़के शैंकी को जलन होती है। चीरू से खूब वो जलने लगता है। ये चीरू का बच्चा फिर से अव्वल नंबर से पास हो गया और यहाँ हम हैं जो पासिंग मार्क्स के लिए तड़प रहे हैं। शैंकी भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस स्कूल में आपका राज कम और इस चिरकुट चीरू का राज ज्यादा हो जाएगा। हाँ शैंकी भाई, चीरू एक बहुत ही होशियार लड़का है। वो अच्छों को पीछे छोड़ देगा, फिर आप तो उसके सामने चींटी समान हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शैंकी से आगे जाने वाला इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। मैं इस चीरू को फाइनल एग्जाम में फेल करके ही रहूंगा, देखना तुम लोग। क्या? लेकिन कैसे? शैंकी जब सारी हदें भूल जाता है तब तबाही होकर ही रहती है। चीरू, अब तेरे बुरे दिन आने वाले हैं। दिन गुजरते जाते हैं और गुजरते वक्त के साथ चीरू अपनी पढ़ाई में अच्छे काम के कारण स्कूल में सभी का चहेता बन जाता है। हर कोई उसकी खूब प्रशंसा करता रहता है, जिससे शैंकी की जलन और बढ़ती जाती है। चीरू घर जाकर लालटेन के उजाले में पढ़ाई करता है। जब फाइनल एग्जाम आते हैं तब चीरू बेटा, ये ले, ये दूध पी ले ताकि कमजोरी नहीं होगी। रात भर जाकर पढ़ रहा है मेरा बेटा, मेरा शाबाश बेटा। धन्यवाद माँ। चीरू बेटा, सच में हमें तुम पर बहुत 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 गर्व महसूस होता है। इतने गरीब होने के कारण हम तो कभी पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन तुम हमारा नाम हमेशा रोशन करते ही रहते हो। चीरू बेटा, जल्दी से सो जाना, वरना कल परीक्षा लिखते समय नींद आएगी ना। नहीं माँ, मेरे गणेश जी है ना, वो मेरा साथ जरूर देंगे। वो हमेशा मेरी परछाई बनकर ही मेरा साथ रहते हैं। पागल लड़का, चल पढ़ाई कर। चीरू अगले दिन एग्जाम के लिए स्कूल जाता है और उससे पहले वो कैंटीन में जाकर वहाँ का फ्रूट चाट खाता है, क्योंकि स्कूल में वो मुफ्त में मिलता है। लेकिन उस फ्रूट चाट में शैंकी ने नींद की दवा मिलाई होती है। अब देखना, जब ये चीरू इस फ्रूट चाट को खाएगा तब इसमें मिलाई गई नींद की दवा से इसे एग्जाम लिखते वक्त एकदम गहरी नींद आएगी। वाह शैंकी भाई वाह, मान गए तुमको। तुम्हारा दिमाग सच में शैतानी दिमाग है।
ओ तेरी, चीरू ने तो वो फ्रूट चाट खा भी लिया। आज जब ये एग्जाम लिखते वक्त सोएगा तब का दृश्य देखने लायक होगा। हाँ। दृश्य तो तब देखने लायक होगा जब ये इस फाइनल एग्जाम में फेल होकर दोबारा पूरा साल दोहराएगा। शैंकी से आगे जाने की कोशिश करोगे तो बुरे फंसोगे। चीरू वो फ्रूट चाट खाकर एग्जाम लिखने जाता है, लेकिन 3 घंटे बीत जाते हैं और चीरू को बिल्कुल भी नींद नहीं आती और वो पूरा एग्जाम एकदम अच्छे से लिख देता है। ये सब देख शैंकी और उसके दोस्त हैरान और दंग रह जाते हैं। शैंकी भाई, तुम्हारे प्लान पर तो पानी फिर गया। चीरू तो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। हाँ, उल्टा उसने तो फटाफट पूरा पेपर लिख भी दिया। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अपने हाथों से उस फ्रूट चाट में नींद की दवा मिलाई थी। नहीं, वो चीरू फिर से पहले नंबर से पास नहीं हो सकता यार। शिट। चीरू फिर से पहला नंबर लाता है और ये देख शैंकी फिर से जल जल कर राख हो जाता है। वहीं चीरू की माँ मोदक बनाकर उसे देती है, जिन्हें वो गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश के पास रख देता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। गणेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण ही मैं हर बार पहले नंबर से पास हो जाता हूँ। धन्यवाद मुझे हमेशा हिम्मत और सद्बुद्धि देने के लिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए। जय हो आपकी। अब शैंकी को किसी भी तरह चीरू को स्कूल से निकालना था। चाहे कुछ भी हो जाए, चीरू को किसी भी हाल में इस स्कूल से निकालना ही पड़ेगा। अगर वो यहाँ रहा तो मेरे लिए मुसीबत बनते ही जाएगा। लेकिन तुम ऐसा क्या करोगे जिससे वो स्कूल से निकल जाएगा? हाँ शैंकी भाई, क्या करोगे? इस बार मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे वो चीरू हमेशा हमेशा के लिए स्कूल से चला जाएगा, और वो भी खुद ब खुद। शैंकी अपने दोस्तों को पूरा प्लान समझाता है। प्लान के मुताबिक उन्हें चीरू को किसी तरह रात में स्कूल में बुलाना होता है, और जब चीरू स्कूल में आएगा तब वो उसे भूत बनकर डराएंगे और स्कूल में न आने की धमकी देंगे। वो उसके घर पे फोन करते हैं और आवाज बदलकर उसे स्कूल में किसी काम से बुलाते हैं। जब चीरू स्कूल पहुंचता है तब स्कूल में कोई नहीं होता और हर तरफ केवल अंधेरा ही होता है। अरे ये क्या, यहाँ तो कितना अंधेरा है। स्कूल में तो कोई भी नहीं है। फिर मुझे यहाँ पर किसने बुलाया है और क्यों? तभी शैंकी और उसके 2 दोस्त भूतिया आवाज में कहते हैं, तुझे हमने बुलाया है। हम इस स्कूल में रहने वाले भूत हैं। क्या? क्या? हाँ चीरू, तुझे हम आज नहीं छोड़ेंगे। तू इस स्कूल में आज के बाद नहीं आएगा। और अगर तू आया तो हमसे बुरा और कहीं नहीं होगा। हम तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। नहीं, मुझे जाने दो। शैंकी वहाँ पर भूत बनकर आता है और पीछे से गेट का दरवाजा बंद कर देता है। चीरू बहुत डर चुका था। वो मन ही मन गणेश जी को याद करता है। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति जी मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। चीरू की पुकार सुनकर वहाँ पर साक्षात गणेश जी अवतरित हो ही जाते हैं। गणेश जी को वहाँ देखकर शैंकी, उसके 2 दोस्त और चीरू एकदम से अचंभित रह जाते हैं। गणेश जी आप? गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। खुश रहो चीरू और ये तीनों। अरे ओ नकली भूत, चलो अपने असली अवतार में आ जाओ। शैंकी और उन 2 लड़कों को देख चीरू हैरान हो जाता है। तुम तीनों? हाँ, ये तीनों। इन तीनों के कारण ही तुम्हारे साथ अब तक इतना सब गलत होते आया है। लेकिन शायद ये बुरे क्रूर लोग भूल जाते हैं कि चीरू जैसे सच्चे भक्तों के साथ उनके गणेश जी हमेशा रहते हैं। उस दिन कैंटीन में भी उस फ्रूट चाट को मैंने ही बदला था, और क्लास में भी चीरू को नींद मैंने ही नहीं आने दी। क्या? तुम दोनों ने मेरे भक्त को परेशान किया है। इसकी सजा तो मैं तुम तीनों को अवश्य ही दूंगा, और वो भी
अभी इसी वक्त। गणेश जी उन तीनों को वहां पर बंदी बना देते हैं और स्कूल में ही बंद कर देते हैं। उस घने अंधेरे में उन तीनों को बहुत डर लगता है। दरवाजा खोलिए गणेश जी, हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दो चीरू, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। बचाओ, इस स्कूल में ढेर सारे चूहे हैं, वो हमें रात भर काट काट कर खा जाएंगे। हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। धन्यवाद गणेश जी, हमेशा मेरी रक्षा करने के लिए। नहीं चीरू, इसमें धन्यवाद क्यों? तुम तो मेरे सबसे छोटे, प्यारे और सच्चे भक्त हो। हमेशा खुश रहो और भूलना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर गणेश जी वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और उस दिन के बाद से शैंकी और उसके दो दोस्त चीरू से डरने लगते हैं और उसके इर्द गिर्द भी नहीं मंडराते हैं। अनामिका की दो बहुएं होती हैं, बड़ी बहू लावण्य और छोटी बहू कुसुम। कुसुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आई होती है, वहीं उसकी जेठानी लावण्य एक अमीर फैमिली से आई होती है, जिस कारण लावण्य अनामिका जी की लाडली बहू होती है। लावण्या बहू, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा फेवरेट मैंगो मिल्क शेक बनाया है, ये लो। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, मेरा ना सर में पता नहीं कल रात से बहुत दर्द हो रहा है। पूरे 8 घंटों से भी ज़्यादा सोने के बाद भी मेरा सर दर्द गया ही नहीं है। क्या आप मेरे सर की मालिश कर सकती हैं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। ओह मम्मी, यू आर सो स्वीट, थैंक यू सो मच। अनामिका बाम से लावण्या के सर की मालिश करती है। अनामिका को लगता है कि उसकी अमीर बहू उससे हमेशा साथ देगी। लालच में उसे बेचारी छोटी बहू कुसुम नजर ही नहीं आती और वो एक के साथ हाथ तो दूसरी बहू के साथ लात सामान पेश करती। माँ जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं आराम कर सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? फिर रात को आपके और पापा जी का व्रत खाना भी बनाना है ना, और कल के भोग प्रसाद की तैयारी करके आज सबके ब्लैंकेट धोकर सुखाने हैं। ना ना, हरगिज नहीं, तू आराम बिल्कुल नहीं करेगी। घर में इतने सारे काम पड़े हैं, उन्हें तू नहीं करेगी तो क्या तेरी अम्मा करेगी? लेकिन माँ जी, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, तब तक जेठानी जी कर लेंगी ना जो बचा हुआ काम है। क्यों जेठानी जी? हैं? काम? और वो भी मैं? मम्मी जी, ये क्या कह रही है? ओ बहू, अरे कुसुम बहू, तू पगला गई है क्या? अरे ये तेरी जेठानी है, यानी कि दूसरी सास, और तू इसकी सेवा करने की जगह इस पे ही हुक्म चला रही है। तुझे ऐसा करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? और नहीं तो क्या। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन वैकिन कुछ नहीं, अब एक शब्द नहीं, अपनी नींद को मार गोली और काम निपटा सारे। और खबरदार, जो मेरी लाडली बहू को कुछ काम कहा तो हाँ, बेवकूफ कहेंगी। बेचारी कुसुम बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और कामों को निपटाने लगती है। एक दिन लावण्या अनामिका को एक सहेली की पार्टी में ले जाती है। तभी अरे वाह लावण्या बहू, यहाँ पर तो सभी कितने सुंदर सुंदर और महंगे महंगे कपड़े और जेवरात पहने हुए आए हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। ओह, अच्छा तो लगेगा ही यहाँ पर आकर। आखिर ये रईसों वाली पार्टी है, कोई गली का फंक्शन नहीं है, है ना? अरे हाँ हाँ बहू, बात तो तूने सही कही। ओह अच्छा मम्मी जी, ये लीजिए, आप मेरा पर्स और इस गिफ्ट बॉक्स को पकड़िए और यहीं खड़े रहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बहू। लावण्या अनामिका के हाथ में पर्स और गिफ्ट बॉक्स पकड़ाकर चली जाती है और अपनी फ्रेंड से बातचीत करने जाती है। अनामिका काफ़ी टाइम तक लावण्या के आने का इंतज़ार करती है, लेकिन लावण्या पार्टी ख़त्म होने के टाइम पर अनामिका के पास आती है और वो गिफ्ट बॉक्स अपनी सहेली के हाथों में थमाती है। लावण्या बहू, पिछले 2 घंटों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुम आई ही नहीं। ओह आई एम सॉरी मम्मी जी, वो एक्चुअली कॉलेज के सारे फ्रेंड्स मिल गए और उनमें मैं घुल मिल गई, तो फिर वक्त का पता ही नहीं चला। अरे चल कोई बात नहीं, तू तो मेरी लाडली बहू है, तेरे लिए कुछ भी। ओह हाउ स्वीट मम्मी जी। एक दिन जब अनामिका को गुलाब जामुन खाने का मन करता है, तभी वो अपनी ये इच्छा लावण्या को बताती है। अरे लावण्या बहू, मुझे ना गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन कर रहा है, तू वो अपने फ़ोन से ऑनलाइन गुलाब जामुन मंगवा देना, उस बड़ी वाली मिष्ठान भंडार से। ओह ठीक है मम्मी जी, मैं मंगवाती हूँ, आप तब तक इंतज़ार करो ज़रा। मेरे कमरे की बेडशीट बदलकर उसमें थोड़ा सा ना झाड़ू लगा दीजिए, ओके? वो क्या है ना, कुसुम बाहर गई है इसीलिए, और कुछ नहीं।
हाँ हाँ ठीक है बहू, मैं कर दूंगी। तू बस मेरे लिए गुलाब जामुन मंगवा दे। हाँ हाँ, मैं अभी कॉल करके ऑर्डर करवाती हूँ। अनामिका लावण्या के कमरे में जाकर बेडशीट बदलती है और वो उस कमरे में झाड़ू भी लगाती है। तब तक कुसुम आ जाती है और तभी अनामिका फिर से लावण्या के पास आकर उससे पूछती है, अरे लावण्या बहू, तूने दिया ऑर्डर गुलाब जामुन का? नहीं ना मम्मी जी, वो एक्चुअली बड़ी वाली मिष्ठान भंडार की दुकान ही बंद हो गई आज, इसीलिए। अरे ऐसी बात है क्या? जी हाँ, ऐसी बात है। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, मैं गुड़ चीनी खा लूंगी। कुसुम उन दोनों की बातें सुन लेती है और मन ही मन कहती है, जेठानी जी ने माँ जी से झूठ क्यों बोला? मैं अभी बाजार से ही तो आ रही हूँ और बड़ी वाली मिष्ठान भंडार की दुकान तो आज खुली हुई है। अगर मैंने कुछ कहा तो जेठानी जी या माँ जी दोनों में से कोई भी मुझे चिल्लाएंगे। उससे अच्छा है मैं शांत ही बैठी रहूं, वही सही रहेगा। कुसुम देखती है कि अनामिका उदास होकर अपने कमरे में बैठी है। माँ जी को गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है और आज उन्हें वो खाने को मिला नहीं, इसीलिए वो उदास है। कोई बात नहीं, अभी वो सो जाएंगी जब तक मैं उनके लिए अपने हाथों से गुलाब जामुन बना देती हूँ। वैसे भी घर में गुलाब जामुन का आटा तो है ही। जब अनामिका सो जाती है तभी कुसुम गुलाब जामुन बनाती है और जब अनामिका सोकर उठती है तभी कुसुम उसे गुलाब जामुन देने के लिए जाती है और तभी, अरे ओ करम जली, मुझे तेरे हाथ के बने ये गुलाब जामुन नहीं खाने हैं। मुझे वो बड़ी मिष्ठान भंडार की दुकान के गुलाब जामुन ही खाने हैं। ले जा इन्हें और खुद ही खानी बैठ अपने गरीबों वाले गुलाब जामुन। लेकिन माँ जी। ओह, मम्मी जी ने कहा ना ले जाओ तो ले जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? एक बार में कानपुर में हड़ताल चल रही है क्या? कोई इडियट। बेचारी कुसुम इतने प्यार से बनाए हुए गुलाब जामुन फिर से ले जाती है। एक दिन जब लावण्या और अनामिका दोनों लावण्या की एक सहेली के घर जाते हैं तभी वहां उसके घर में सिलेंडर लीक होने का कारण आग लग जाती है और उसके घर वाले अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अनामिका अंदर ही फंस कर रह जाती है और अनामिका के चारों ओर आग लगी होती है। ओ लावण्या, तेरी सास को बचा, वो आग में जल जाएंगी। तू अकेली कैसे आ रही है? उन्हें भी लेकर आ। नहीं टीना, रहने दे उस बुढ़िया को, जलने दे, मुझे अपनी जान प्यारी है। अनामिका ये सब सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। बचाओ, कोई है? अरे बचाओ, मुझे बचाओ। लावण्या बहू बचाओ मुझे। लावण्या तो अपनी जान बचाकर भाग जाती है। तभी लावण्या की सहेली अनामिका को बचाकर हॉस्पिटल ले जाती है और हॉस्पिटल का बिल आने के बाद लावण्या कहती है, मैं क्यों बिल भरूं? मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली, मैं तो चलिए। लेकिन जेठानी जी रुकिए तो। लावण्या वहां से चली जाती है और अंत में कुसुम ही अपने गहने बेचकर अनामिका के उपचार करती है और अनामिका सही सलामत बच जाती है। ठीक होने के बाद अनामिका को अपनी सारी गलतियां समझ आती हैं और उसे बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे कुसुम बहू, मेरे दोनों बेटों की गैर मौजूदगी में तुमने मेरे इलाज के लिए अपने गहने बेच दिए। और दूसरी तरफ लावण्या बहू, जिसे मैंने अपनी लाडली बहू समझा था, उसने ही मुझे अंत में अकेले छोड़ दिया और इतने अमीर होने के बाद भी मेरे इलाज के लिए पैसे भी नहीं दिए। सच कहूँ तो सही मायने में मेरी लाडली बहू तो तू ही है। आजा बहू मेरे पास। अनामिका कुसुम को अपने पास बुलाकर गले से लगाती है और जब उसके दोनों बेटों को लावण्या की इस हरकत के बारे में पता चलता है तभी उसे घर से बाहर निकाला जाता है और इस तरह अंत में पूरा परिवार सही मायनों में एक हो जाता है और अनामिका कुसुम संग एक माँ की तरह पेश आने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।